हेलो आप लोगों को। सेट 14 के एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। सेट 14 में जहां तक मैं देखूं तो शुरुआत के 5 या 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे। ये मेंस के वर्ड अरेंजमेंट वाले हैं, वर्ड स्वैपिंग वाले, जिसमें एक वर्ड को चेंज भी करना था। अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग अपनी, जो मैं प्रीवियस अभी 13 में भी बोला या 12 में भी बोला, कि आपने जो सोचने वाली जो चीज है ना आप में, उसको जरा डेवलप करो तो शायद आपकी चीजें आसान हो जाएं। देखिएगा जरा, अभी हम लोग आंसर्स को जरा मैच कर लेते हैं भाई, एंड उसके बाद हम लोग को एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। चलिए, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन 1 देखते हैं। गवर्नमेंट्स एंड डैश इंस्टीट्यूशंस। अभी जरा तुम देखो तो कॉन्टेजियन ION लगा है, जरा सोचना ये नाउन है। नाउन के बगल में यहां पे नाउन डाला हुआ है, तो एक चीज क्लियर था कि ये तुम्हारा एडजेक्टिव होना चाहिए था, यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए। अब बिहेवियर नाउन है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, तो तुम्हारे पास एक ही बचा ना, मल्टीलैटरल। तो मल्टीलैटरल को तुम अगर बी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है चेंज, बी क्वेश्चन ने चेंज करने के लिए नहीं बोला है, सो तुम्हारा बी नंबर यहां आएगा, पहला मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। और बी आएगा तो तुम्हारा ये और ये हम काट देते हैं, नो चेंज रिक्वायर्ड, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, वो होना नहीं है। अब बी के बाद कैन सेट टारगेट्स एंड डैश। अब सेट टारगेट्स एंड बिहेवियर, तुम्हारे को डी जाएगा कि ए उसने क्या लिखा, आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। उसने सी को, जो सस्टेनेबली ऑलरेडी एडवर्ब था, उसको कहा कि उसने फिर से एडवर्ब भी एक्सचेंज करके रख दो, जबकि उसने बोला कि ए नंबर जो कॉन्टेजियन है उसको मैंडेट कर दीजिए, और इस मैंडेट को सेकंड जगह पे ले आइए। अगर ये मैंडेट को मैं थर्ड जगह पे ले जाऊं, चेंज देयर मैंडेट, देखो सस्टेनेबली तो यहीं पे जाना है, तो तुम्हारा सी यहीं पे रहेगा, बी तुम्हारा यहां आ गया। अब ए डी को दे रहे, चेंज देर के, चेंज देर के बाद तो बिहेवियर आएगा ना। सेट टारगेट्स एंड बिहेवियर्स, वो बिहेवियर सेट नहीं कर सकते। सेट टारगेट्स एंड मैंडेट मींस डिसीजंस। सो चेंज के बाद बिहेवियर जाना है और वो बिहेवियर डी में है, सो तुम्हारा आंसर यहां पे नाउन भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव भी पहचानने में काम कर रहा है। आप जरा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जरा देखो, कैन के बाद एक भर्व आना चाहिए था, और इटर्निटी भर्व नहीं है। और कैन के बाद तुम्हारा, जरा ध्यान से देखो तो, कि कौन सा वर्ड जाना चाहिए था कैन के बाद। हार्डेस्ट, सॉरी हार्सेस्ट, इनोवेशन, जेनरेट। तो तुम्हारा बी नंबर तो जहां जाने का है, जरा देखिए तो वो कहां जाएगा, बी कहां जाएगा, यही ना। और डी वाला जो इटर्निटी है, उसको एक्सट्रीमली रख रख के, इस जगह को, डी वाले को एक्सट्रीमली रख के हम यहां पे कहते हैं एज इन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स। सो तुम्हारा आंसर यहां चला जाएगा। आपने इसको सही बनाया है या नहीं बनाया है, या फिर क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो गए। आप जरा देख लो, कैन के बाद भर चाहिए था, भर एक ही दिया हुआ है, और यहां पे एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स, हॉट क्लाइम्स, वही क्लाइमेट को भी क्लाइम्स भी लिखते हैं। सो एक्सट्रीमली तुम्हारा जाएगा ही जाएगा। एडवर्ब तो चाहिए चाहिए वहां पे, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब, तो एक एडवर्ब चाहिए था, और एडवर्ब कहीं नहीं दिया हुआ उसमें। सो तुम ऐसे भी आराम से बना सकते हो। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में जो आंसर दिया हुआ है, तुम डी नंबर में देखो, शैंपेन लिखा है, शैंपेन।
और यहां पे कैंपेन लिखा हुआ है, और डी को दे रहा देखो, द क्लीन अप मेकोंग, इसको इन्वर्ट को हमें डाला, द डाला, तो ये तो एक नाम हो गया ना, कैंपेन ही ना यहां पे। जरा देखिए तो, डी आपका फर्स्ट आएगा। इन वियतनाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन, एज इट इज रह जाएगा, हेल्प्स, प्रोवाइड्स सॉल्यूशन। अच्छा जरा देखो, सॉल्यूशंस एंड एक्शनेबल डैश टू क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइड रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल ना, जरा देखिए तो जरा, रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस यहां जाना चाहिए, यहां पे रियलिस्टिक होना चाहिए। तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बीच में मत छोड़ो, वो तुम्हारा और कैंपेन से ही आराम से चला जाएगा। 4 नंबर, व्हेन इंगेज लीड, अब जरा सोचिए तो कौन लीड करेगा, और लीड यहां पुल्ल दिया हुआ है, ये वर्ब है, V1 फॉर्म, सब्जेक्ट पुल्ल चाहिए, कंपनीज, डी तुम्हारा पहला आएगा, डी यहां है। जरा सोचिए तो कि 4 नंबर में पहले सेंटेंस से ही आंसर निकल गया, नो चेंज रिक्वायर्ड तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एंड देन सिविल इंस्टीट्यूशंस एंड, तुम्हारा जरा यहां देखो, सिविल इंस्टीट्यूशंस या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरल मतलब अलग अलग तरह का, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड डैश सोसाइटी, अच्छा इसेंशियल सोसाइटी तो गड़बड़ है, तो बी तो वो अपनी जगह पे रहेगा नहीं, विल बी इसेंशियल ना, देखो तो जरा, टू इंश्योर वी मीट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जरा देखो तो गोल्स के बाद टारगेट्स। सो वर्ड्स को कोई चेंज नहीं करने की जरूरत थी, बस खाली कोई वर्ड यहां पे नहीं चेंज होगा, बस खाली आपको अपना वर्ड का प्लेसमेंट स्वैप कर देना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मैं सामने में रखूं, आप भी आप जब खुद बना रहे होगे ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा जितना अभी मेरे को बोलने में लग रहा है। एंड जरा ध्यान दो, कंपनीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज, कंपनीज कैन प्रोवाइड इंडस्ट्रीज, तो नहीं, ए अपने जगह पे रहेगा, और ए अपने जगह पे रहेगा, जरा ध्यान दीजिए, तो आंसर सीधा इसको मारने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कंपनीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज, इसको यहां से हिलना नहीं है, ए यहीं रहेगा, तो कहीं ऑप्शन मैंने दिया हो कि ए वहीं रहेगा। सो आसान। अब इसको देखो, डबल फिलर, पनिशमेंट इज डैश एंड डैश अ लॉट ऑफ रॉन्ग डूइंग, बहुत सारी गलतियों को इनकरेज करता है, रोकता होगा ना, ये तो मना करना हो गया, इंश्योर्स कैंसिल, पनिशमेंट इज इसेंशियल एंड नलिफाइज। अब जरा सोचो कि ये वर्ड उसने फंसा के रख दिया है कि तुमको नलिफाई का मतलब आना चाहिए था, नलिफाई मतलब प्रभावहीन बना देना, कैंसिल हो जाएगा। डिटरेंट बोलते हैं एक ऐसी चीज जिसके डर से कोई गलत काम ना हो, पनिशमेंट के डर से हम लोग, सजा मिलने के डर से हम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते, उसी को जो डर क्रिएट करता है ना उसको डिटरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ द क्राइम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो वर्ड है ना अकाउंट,
इसका मैंने मीनिंग क्लास में कभी भी, ऑफलाइन में मैंने, ऑनलाइन में भी मैंने कभी नहीं देखा है कि बच्चों को सारा मीनिंग आता है। उनको अगर बोलो ना तो सीधा बोलेंगे खाता बही, और उसके बाद कारण और जवाबदेह, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। गलत है। अकाउंट का दो मीनिंग होता है, और आपको चूंकि बहुत बार इसका यूज पड़ता है ना, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। अकाउंट का फर्स्ट मीनिंग में तुम ले सकते हो, इसका मतलब होता है खाता बही। अकाउंट का दूसरा मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का विवरण, और यही मीनिंग वहां दिया हुआ है। मैं आता हूं उसको। एज ए वर्ब जब अकाउंट के तौर पे यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा फॉर लगेगा। अकाउंट फॉर होता है एज ए वर्ब। पहला मीनिंग टू बी द कॉज ऑफ, किसी चीज का कारण होना। टू हैव a specific share in something, ये मैंने समथिंग लिखा है। किसी चीज में किसी चीज का शेयर होना, जैसे सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ इंडिया जीडीपी, मतलब सर्विस सेक्टर का शेयर 40% है इंडिया की जीडीपी में। एंड तीसरा मीनिंग टू लीड टू, कारण होना, परिणाम होना, शेयर होना, ये अकाउंट का मीनिंग होता है। तीन, इससे अलग एक वर्ड होता है ऑन अकाउंट ऑफ। ये एक प्रीपोजिशन है जिसमें अकाउंट का, इसमें से कोई मीनिंग नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ। एक वर्ड होता है अकाउंटेबल, जिसका मतलब होता है जवाबदेह, और ये एडजेक्टिव है, और इस वर्ड को इधर से कोई लेना देना नहीं है। इतना मीनिंग होता है उसका, ये दिमाग में बैठाइए। और अब आप ध्यान देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम गिवन बाय द अक्यूज्ड वाज कंप्लीट एंड इमेजिनरी। भाई जो दोनों एक ही तरह का होगा ना, ये कैंसिल हो गया। फॉल्स एंड अप्रिसिएबल, डिपेंडेबल एंड अनकॉग्नाइजेबल। भाई डिपेंडेबल जब पॉजिटिव लगा है तो यहां मैं अन लगा के नेगेटिव वर्ड क्यों? तुम्हारा कैंसिल हो गया। एक्सेजरेटेड, उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया बढ़ा चढ़ा के दिया था, और क्षमा योग्य डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। डिस्क्रिप्शन कहीं क्षमा करने लायक होता है? फिक्टिशियस, फिक्शन से बना है, काल्पनिक, और विश्वास करने लायक नहीं था। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री कैन ओनली बी एग्रेवेटेड बाय, प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट किया जा सकता है, उसको और बदतर किया जा सकता है, बाय डैश एंड डैश सिटीजन्स, बदतर करने वाले लोग। पैट्रियोटिक, प्रैक्टिकल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कोई सिटीजन नहीं होता है। अब जरा देखो तो, बाय केयरफुल, जरा ध्यान दीजिए, केयरफुल तो जाएगा नहीं। डबल फिलर का मेजर तरीका होता है इलिमिनेशन। द डैश विथ विच ही इज एबल टू विल्ड द पेंट ब्रश, विल्ड का मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करना स्किलफुली। जिस तरीके से वो पेंट के ब्रश को जितने स्किलफुली वो यूज करता है, इज रियली मार्वेलस, अननेसेसरी, इज रियली गुड, इज रियली फाइन, कोई मतलब नहीं बनता है। द प्रैक्टिस विथ विच, रॉयल मतलब राजसी होता है, काट लो ना। विथ ईज एक फ्रेज है, दैट इज आसानी से, आसानी से, याद रखना। द ईज विथ विच, चूंकि उसको ईज को सब्जेक्ट बनाना था, विथ ईज हो जाता तो ये विथ का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसीलिए उसको प्रीपोजिशन को बाद में उसने कर दिया। द फीलिंग ऑफ द पीपल, लोगों की जो फीलिंग होती है, इज नॉट इंटायरली, वो कंप्लीटली ऐसा या ऐसा नहीं होता।
जरा सोचो तो। फीलिंग। साउंड और अनफाउंडेड मतलब अच्छा और आधारहीन नहीं होता। जब यहां पे दिए इज नॉट इंटायरली डैश और डैश, तो डैश और डैश में तो विकल्प दे रहा है, नॉट लगाना है, तो यहां पे पॉजिटिव वर्ड तो नहीं डालोगे ना। इज नॉट बेसलेस और अनजस्टिफाइड को छोड़ दो, ना तो वो आधारहीन होता है पूरी तरह से, ना ही अनजस्टिफाइड होता है। लेकिन यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव। यहां पे अगर तुमने पॉजिटिव डाला तो ये नॉट वहां पे अगर नहीं इन्वॉल्व होगा तो इसको नॉर करना पड़ता, नॉर करना पड़ता। जरा सोचना, आप लोग थोड़ा सा मेरे को बताना अपने कमेंट में कि अगर मैं यहां पे नॉट और के जगह पे नॉर कर दूं तो क्या चेंज होगा, जरा सोचना तो। मैं बता रहा हूं आंसर बदल जाएगा, सोचना। जरूरत होगी तो मैं ये क्वेश्चन रख के फिर से आपको बता दूंगा अगली बार, लेकिन जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब आप सोचना तो। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था जहां पे आपसे बोला गया था कि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग किस सेंटेंस में है। ये इस प्योरली अंडरस्टैंडिंग का स्किल चेक करता था, करने का था। द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज गोइंग टू फेस सर्टेन चैलेंजेस। पेट्रोलियम इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस को सामना करने वाला है। दिस चैलेंजेस वुड बी इमिनेंट इन द नेक्स्ट 2 decades। इमिनेंट नहीं भी जानते हो ना, तो ये चैलेंजेस अगले 20 साल में उसके सामने में आएंगे, ये चुनौतियां। फॉर सक्सेस, सफलता के लिए, इट मस्ट प्रिडिक्ट दिस चैलेंजेस नाउ। उन चैलेंजेस को अभी प्रिडिक्ट करना होगा, इसको सामना नहीं करना होगा तो 20 साल के आगे आने वाले 20 साल में आएंगे। अभी देखो, इन द नेक्स्ट 2 years पेट्रोलियम इंडस्ट्री मस्ट फेस द चैलेंजेस विच इट हैज नाउ प्रिडिक्टेड। वो अभी प्रिडिक्ट कर लिया है, बोल रहा है उसे अभी प्रिडिक्ट करना चाहे, अभी प्रिडिक्ट करना चाहिए उसको। गलत। ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री निर्धारित करता है कि वो सफल होगा उन चैलेंज को सामना करने में जो कि अगले 20 साल में उनके सामने में आएंगे, तो वो उसे अभी प्रिडिक्ट करने में उसे सक्षम होना चाहिए। देखो, वही बात को कितना घुमा के लिखा है उसने। और यहां क्या लिखा है, इफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री वांट्स टू प्रिडिक्ट, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री प्रिडिक्ट करना चाहता है, भाई सफल होना चाहता है, सो ओनली टू आंसर जी। देखो, ये आपका गलत हुआ होगा, आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कैसे। और मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ होगा। 2 men कैन नाउ डू दिस जॉब, प्रीवियसली इट रिक्वायर्ड 16। पहले 16 लोगों की जरूरत थी, आज इस काम को करने के लिए 2 लोग अब कर सकते हैं। 2 men इंस्टेड, 2 men कैन नाउ डू अ जॉब फॉर्मली रिक्वायर्ड 16। आपका वही मीनिंग है। 2 men इंस्टेड ऑफ द प्रीवियसली 16 कैन नाउ डू द जॉब, सेम मीनिंग है। वो वर्ड को आगे पीछे किया हुआ है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। इन प्लेस ऑफ 2 men who can now do the job, there is a requirement of 16 men। सो आपको लग रहा होगा कि सारा सही है, मैं काट कैसे रहा हूं। देखो, there is a requirement of 16 men in past, there is a requirement in past, there was। क्वेश्चन लिखा हुआ था दिस जॉब, यहां पे लिखा हुआ है ए जॉब, इसलिए 1 and 3 कैंसिल, ओनली 2 विल बी द आंसर। अब आई डोंट नो कि आपको ये चीजें आश्चर्यजनक लगी हैं कि आपको आपके पढ़ने में कमी दिखाई पड़ी है। और अगर पढ़ने में कमी रियलाइज हो रहा है तो पढ़ो, ग्रामर के रूल्स नहीं, ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ने की आदत डेवलप करो। दे वेर क्यूरियस, वो क्यूरियस थे, उत्सुक थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और वो जानना चाहते थे कि वाई वी हैड लेफ्ट द कंफर्ट, हम लोग क्यों कंफर्टेबल होटल छोड़े और मरुस्थल में चले गए।
अब इसमें से तुम लोगों ने काटा होगा, आउट ऑफ का एक मतलब बिकॉज ऑफ भी होता है। और देखो क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी दे इंक्वायर्ड व्हाई वी हैड गॉन टू द डेजर्ट लिविंग द कंफर्टेबल होटल। ये लिविंग का मतलब है हैविंग लेफ्ट वाला, कंफर्टेबल होटल को छोड़कर, तो सेम मीनिंग है, 1 नंबर का सेम। दे वेयर क्यूरियस टू नो द रीजन, वो कारण जानने को उत्सुक थे कि हमने कंफर्टेबल होटल क्यों छोड़ा। एंड सो 1 और 3 है, दे आस्क्ड अस व्हाई वी वेयर क्यूरियस, यहां पे क्यूरियस को बना दिया, हम लोग क्यूरियस, वे क्यूरियस थे। 1 और 3 दोनों, एंड 1 और 3 यहां है। अब ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा कि यहां पे आंसर नन ऑफ दीज कैसे हो गया, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपकी रीडिंग कमजोर है ना, तो मैं अगर एग्जामिनर हूं तो सिंपली आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं टारगेट करता, रीडिंग स्किल चेक करता। भाई भारी भारी वर्ड चेक करके क्या होगा, वो तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन वहां भारी वर्ड में भी ना वो रीडिंग स्किल ही चेक करता है। देखना जरा, दे कुड प्ले एक्सीडिंगली वेल, उन्होंने खूब अच्छा खेला। दे वेर डिफीटेड इन द लास्ट राउंड, वो हारे कब, लास्ट राउंड में। लास्ट राउंड मतलब उसके बाद खेलना नहीं है। कैप्टन ने मोटिवेट किया कि वो इस हार से बाहर निकलिए। अब वो अगर सपोज करें कि वर्ल्ड कप के फाइनल में जाके हार गए, कैप्टन मोटिवेट कर रहा है कि अब दूसरे टूर्नामेंट का ध्यान रखा जाए, अपने होम सीरीज का ध्यान रखा जाए, अब उसकी डिप्रेशन से बाहर निकलो। तुम लोगों ने क्या किया होगा ऑप्शन में कि तुमने ये बनाया कि वो अच्छा खेले, हार गए, कैप्टन ने उनको मोटिवेट किया और उसके बाद वो फिर अच्छा खेले। ये नहीं है, आप जरा ध्यान देना अपने ऑप्शन में। ये है कि वो हारे, कैप्टन ने लास्ट राउंड में हारे, उसके कैप्टन ने खाली मोटिवेट किया कि उसे बाहर निकलो, उसके बाद वो खेले कूदेंगे नहीं। ध्यान देना, आपके पास इस बार के क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, एंड हाउ वेल हैव यू डन, तुमने कितने अच्छे से उसको कवर अप किया है, ये मेरे को बताना जरूर तुम लोग। हिज मैरिज इज एट अ फार ऑफ प्लेस, उसकी शादी बहुत दूर जगह पे हो रही है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक सच अ लॉन्ग जर्नी टू अटेंड इट, मैं इतना लंबा जर्नी करने को कोई नहीं चाहता हूं कि अटेंड करूं, लंबा जर्नी करके। इन फैक्ट देर इज नो अर्थली रीजन, कोई कारण नहीं है सॉलिड टू जस्टिफाई कि हम उचित ठहरा सकें इतने लंबे जर्नी को, जर्नी को उचित ठहराना है। इसमें जस्टिफाइंग कैंसिल हो गया, जस्टिफाई करने वाला थॉट कैंसिल हो गया, अधूरा नहीं देना है। यहां पे जस्टिफाई किसको करने लगा, यहां पे जस्टिफाई करने लगा वो दूरी को। देखो जरा, जस्टिफाई सच अ डिस्टेंस प्लेस, जबकि जस्टिफाई अ जर्नी, यहां पे जस्टिफिकेशन नहीं है। सो 1 और 2 दोनों कैंसिल, एंड आंसर इज ओनली 3। आप ये ध्यान दो कि मैंने जानबूझ के 5 क्वेश्चंस डाले थे अंडरस्टैंडिंग बेस, जस्ट टू रिमाइंड यू और शेक यू आउट ऑफ योर स्टूपर। वो नींद में होना कि बहुत अच्छा चलता है, अगर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हिला दिया जाए तो आदमी हिल जाता है, परेशान हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो मेरे को बताना अपने कमेंट में, मैं तुमको उसका उपाय भी बताऊंगा। चलो अगले सेट के साथ मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सबको।